डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे. द टॉपिक इज इनफर्टिलिटी. You know that whenever we talk about this reproductive health and we did not mention this infertility, it means this topic is not complete. The infertility is one of the most important part of reproductive health. You know there are large number of couples all over the world including India who are infertile. Now what do you mean by infertile? Infertile means they are unable to produce children in spite of unprotected सेक्सुअल कोहैबिटेशन. मतलब क्या है कि वो मैरिड कपल हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल क्वाइटस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चिल्ड्रन या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी. जैसे हो सकता है मैरिज के 5 साल 7 साल 10 साल तक भी बच्चे ना हो, तो आप बोल सकते हैं कि इनफर्टिलिटी वहाँ पे एक कॉज हो सकता है. अब इसमें जो इनफर्टिलिटी है इसमें क्या कॉजेज हो सकते हैं. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर फीमेल को क्या किया जाता है, फीमेल को माना जाता है कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी, पर बेसिकली ऐसा नहीं है. इसके रीज़न क्या हो सकते हैं. एक तो फिजिकल रीजन हो सकते हैं. नो व्हाट आर द फिजिकल रीजन. फिजिकल रीजन ये हो सकते हैं कि जैसे स्पर्म्स या ओवा की प्रोडक्शन ही ना हो रही हो, या आप बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब जो है वो नैरो है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो. तो इस तरह से या तो रीजन्स फिजिकल होंगे या कॉन्जेनिटल होते हैं या डिजीजेज होती है. ड्रग्स आर ऑल्सो द रीजन्स फॉर दिस इनफर्टिलिटी. इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रीजन्स आर ऑल्सो देयर. तो इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड हो, कॉन्जेनिटल हो या डिजीजेज हो, ड्रग्स हो, इम्यूनोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल है. पर बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ब्लेम्ड फॉर द कपल यू कैन से बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन दैट इज नॉट. Now you can say the problem may be within the male partner. अब प्रॉब्लम का हमने रीज़न बता दिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं और होती क्या है इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि चिल्ड्रन ना होना इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड, यू कैन से दैट इज़ द सेक्सुअल कोहैबिटेशन. अब अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है. तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स. अब इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत सारे हैं और उनमें क्या प्रोसेस किए जाते हैं और वो क्या करते हैं. सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, वो डायग्नोज करेंगे. क्या डायग्नोज करेंगे, वो डायग्नोसिस करेंगे कि क्या कॉज क्या है, क्योंकि जब तक कॉज का पता ना लगे तब जाकर के ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उसके बाद ही ट्रीटमेंट हो सकती है. तो सबसे पहले उसको डायग्नोज किया जाता है. किसको डायग्नोज किया जाता है कि जो रीज़न है इनफर्टिलिटी का वो इनमें से कौन सा है. अब जब रीज़न का पता लग जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी करेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं नेचुरली. अब जैसे आपको पता कि अगर कोई एक सिम्टम आता है तो उस सिम्टम आने की वजह क्या है, सबसे पहले तो उस वजह का पता लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको ठीक किया जा सकता है. और उसके बाद जो है दे कैन इनेबल द कपल्स टू हैव चिल्ड्रन. हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल could be assisted to have children through certain special techniques, and these techniques are called as ART. अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको डायग्नोज करके करेक्ट किया जा सकता है. लेकिन उसको डायग्नोज करने के बाद भी करेक्ट ना कर पाए और कोई और ही प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक और ऑप्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ART. नो व्हाट इज ART. ए मीन्स असिस्टेड. असिस्टेड का मतलब है कि उसमें हेल्प किया जाता है, किसी चीज़ की असिस्टेंस लिया जाता है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. अब जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ पे जब भी हम बात करेंगे कि जब ये करेक्टिव ट्रीटमेंट भी ना हो तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, ART. और ये कौन करेंगे, ये करेंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, या सीधी सी आप बात कर सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जो इसी पर्पज़ के लिए बने हैं. अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन की.
इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया और इसका मतलब होता है विद इन ग्लास। और सीधा सा अगर आप समझें कि इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में, आउटसाइड द बॉडी, लैब कंडीशंस में, तो उसे कहते हैं इन विट्रो। अब यहाँ पर क्या होता है इन विट्रो में? द इसको जैसे अगर हम, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं IVF। IVF का मतलब हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज it is outside the body and in almost similar condition to that of the body. Now what is in vitro fertilization? You can say this is fertilization outside the body, हो तो रही है बॉडी के बाहर, outside the body in conditions similar to as that in the body। मतलब उन्हीं कंडीशन पे जो बॉडी में कंडीशन थी उन्हीं कंडीशन पे हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, पर कहाँ करवाएंगे? बॉडी के बाहर करवाएंगे। देन इट इज फॉलोड बाय ET। नाउ व्हाट इज दिस ET? ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आपको पता है कि एम्ब्रियो के लिए पहले जाइगोट का बनना जरूरी है और जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन से। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और कंडीशंस वहाँ पे वैसी रखी जाती है जैसी बॉडी की कंडीशंस होती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जिस टेक्निक की बात करेंगे, द टेक्निक इज नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब का मतलब है कि हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ये एक ट्यूब की बात कर रहे हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में बेसिकली होता क्या है? अब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है या तो ओवा चाहिए या स्पर्म चाहिए, दोनों चाहिए। अब ओवा किससे ले सकते हैं? ओवा या तो लेंगे वाइफ से या डोनर से। अब क्यों डोनर की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है कि जो वाइफ हो उसके ओवा या तो बनते ही नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि वो जो बनते हैं लेकिन वो हेल्दी ना हो, मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। तो इस केस में हम ओवा कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं? डोनर से, जो कि एक फीमेल होगी। और इसी तरह से या तो हम हस्बैंड से लेंगे या किसी डोनर से लेंगे। सेम रीज़न कि अगर हस्बैंड जो है वो कैपेबल नहीं होगा या जो स्पर्म्स होंगे वो डिफेक्टेड होंगे, तो उस केस में क्या करेंगे? डोनर से इकट्ठे किए जा सकते हैं, वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं। देन आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट। तो इसके बाद क्या करवाना? टेस्ट ट्यूब में हम क्या करवाएंगे? उनकी फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आपको पता है क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट का मतलब है अब हमारे पास क्या हो गया? ये लैब कंडीशंस में हमने जाइगोट बना लिया और इस एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहते हैं? लाइफ इसी से स्टार्ट होती है। अब इस जाइगोट क्या करना? इस जाइगोट को, आपको पता है कि जाइगोट क्या होता है? ये जाइगोट है, आपको पता है कि इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी। तो एक से कितने सेल बन जाएंगे? दो से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। और 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जब 8 सेल्ड आ जाएगा तो 2 सिचुएशन होती है। आपको पता है कि ये 8 सेल्ड है और 8 से कितना होगा? 16 सेल्ड। और उसके बाद आपको पता है कि ब्लास्टूला बनेगा। अब ये मोरूला है। तो जब जाइगोट क्या होगा? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर could be transferred into the fallopian tube। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज जिफ्ट। अब आप देख सकते हैं कि 8 तक ही आपने लैब कंडीशन में करना है, मतलब उसमें पहले जाइगोट बनाएंगे और जब जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगी, आपको पता है कि कंडीशन बिल्कुल बॉडी की तरह रखिए, लेकिन प्रोसेस हो रहा है बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में। अब ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी तैयार हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। और जाइगोट की कितने सेल तक हम उसका वेट करेंगे? या तो जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर देंगे या उसको मैक्सिमम 8 सेल तक अगर ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? जैसे नाम से पता लग रहा है, जिफ्ट। नाउ व्हाट इज जिफ्ट? जिफ्ट मीन्स जाइगोट, जेड फॉर जाइगोट। अब जाइगोट इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
तो क्या हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, कैसे लैब कंडीशन में कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ओवम लिया, या तो वाइफ से कलेक्ट किया या डोनर से लिया। इसी तरह से स्पर्म लिया, वो भी या तो हस्बैंड से या डोनर से, जो कि एक मेल होगा। और इनको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ब्रेस्ट ट्यूब के अंदर, कंडीशन सिमिलर टू द बॉडी इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा करके क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट जो है, या तो उसको जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर दिया या उसका वेट किया 8 सेल स्टेज तक। यहाँ तक मतलब किसी भी स्टेज में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, और वहाँ से वो मूव करेगा यूट्रस की ओर। लेकिन जब वो यूट्रस की ओर मूव करेगा तो तब तक वो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल तक बन जाता है। तो वहाँ तक वो क्लीवेज होती जाती है। तो अब हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब मान लिया जाए अगर इससे ज़्यादा है, मोर देन कितना है, 16 है, तो क्या करेंगे, द एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस। अब अगर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे तो IUT होगी वो टेक्निक। नो व्हाट इज IUT, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर I का मतलब इंट्रा और U का मतलब यूटिराइन, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर। तो आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद 2 ऑप्शन है, या तो जिफ्ट करेंगे या IUT करेंगे। जिफ्ट करेंगे अगर 8 सेल्ड तक एम्ब्रियो है तो उसको सीधा कहाँ डालेंगे हम, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पर अगर वो 8 सेल से ज़्यादा है तो फिर उसको सीधा कहाँ पे डालेंगे, यूट्रस पे। क्योंकि 16 सेल के बाद जो है उसमें ब्लास्टोसिस्ट डेवलप वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होगा और इम्प्लांटेशन के लिए वो तैयार हो चुका होगा। और आपको पता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पर होती है, वो यूट्रस में होती है। तो अब इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस में, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। अब दूसरी बात रहेगी कि एम्ब्रियो आर ऑल्सो फाउंड बाई इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। अब इसमें क्या करना, यहाँ फीमेल के अंदर ही क्या करना है, फर्टिलाइजेशन होनी है। तो इन यू कैन से एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाई इन विवो फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। बेसिकली क्या है, इन विवो और इन विट्रो में क्या है, इन विट्रो में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन ही बाहर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्टिलाइजेशन करवाएंगे किसी की बॉडी के अंदर, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद मतलब बेसिकली ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जहाँ जो कंसीव नहीं कर पाते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो उसमें क्या करेंगे, पहले फर्टिलाइजेशन किसी की बॉडी के अंदर करवाएंगे, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे पास इन विवो यू कैन से फर्टिलाइजेशन का एक तरीका है, किसके लिए, चाइल्डलेस कपल्स के लिए। तो 2 बताए मैंने आपको ART में, या तो आप करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या करेंगे इन विवो कंडीशंस में आप उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन करेंगे। और उसके बाद एम्ब्रियोज को 8 सेल पे अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर से जिफ्ट होगा, और अगर 8 सेल से ज़्यादा करेंगे तो IUT होगा। अब इसके बाद एक और हमारे पास टेक्निक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जिफ्ट था, नाउ दिस इज गिफ्ट। नो व्हाट इज गिफ्ट, इट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखो वो था जाइगोट, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र करना है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बिल्कुल सेम है, पर फ़र्क क्या है, वहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन बाहर करवा रहे हैं और आप जाइगोट को या 8 सेल ब्लास्टोमर को क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि आप सीधी सी बात है, हम बात करें यहाँ FT, तो फैलोपियन ट्यूब है, तो सीधा से गिफ्ट किसके अंदर होगा, फीमेल में होगा। और कब होगा, जब किसी फीमेल में ओवम बनाने की कैपेसिटी नहीं होगी या एबिलिटी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम ओवम लेंगे,
ओवा लेंगे, किससे? डोनर से लेंगे, और उसको किसके अंदर डाल देंगे? दूसरी फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कौन से हो गए? मतलब आपने क्या करना है, गिफ्ट में क्या करेंगे आप गैमेट लेंगे, पर गैमेट कौन सा होगा? ओवम। किससे लेंगे? ऐसी फीमेल से जिसमें ओवम बनते हों, और किसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे? उस फीमेल के अंदर जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती हो। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन यू कैन सी व्हाट द कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गिफ्ट में ये जरूरी है कि बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रहे हैं, लेकिन ओवम के बाद की जो कंडीशंस होगी, जैसे जाइगोट को वो ऐसी कंडीशन हो जिससे जाइगोट जो है वो मोरूला में बदल जाए, मोरूला ब्लास्टूला में बदल जाए, और यूट्रस रेडी है उसको इम्प्लांट के लिए, वहाँ पर फुल डेवलपमेंट हो सके। केवल प्रॉब्लम है ओवम के साथ। तो हम किस टेक्निक के साथ जाएंगे? गिफ्ट के साथ जाएंगे। मतलब क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development is called as gift, that is called as gamete intrafallopian transfer। अब ये तो थी फीमेल के केस में। अब हमारे पास आ गई एक और टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज ICSI। नाउ इट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब सीधा नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या करेंगे? स्पर्म का इंजेक्शन लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? इट इज स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इसको हम कहाँ पे करेंगे? लैब में करेंगे। और कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे? जैसे ये हमारे पास ओवम है, तो लैब कंडीशन में हम सीधा ही इसके अंदर किसको पेनिट्रेट करवा देंगे? किसको इंजेक्ट कर देंगे? स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे और फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, द स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। अब हमारे पास क्या आ गया कि ये भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी का एक और कारण हो सकता है कि जैसे इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। इंसेमिनेट का मतलब क्या हुआ कि वो जो सीमन है उसको वेजाइना तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस कंडीशंस के लिए और या ये भी हो सकता है कि उसका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो। तो इसके लिए एक और टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं? जब मेल क्या है वो अनेबल है या तो इंसेमिनेट करने में अनेबल है। इंसेमिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि स्पर्म्स को पेनिस से वेजाइना के अंदर पहुंचाना। तो अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा हो, एक तो तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, दूसरा क्या है कि इजैकुलेशन हो रही है लेकिन जो स्पर्म काउंट है वो कैसा है। आपको पहले भी बताया कि कितने % जो है वो एक्टिव होने चाहिए, कितने % जो है विग्रस मोटिलिटी उनमें मतलब विग्रसली मोटाइल होने चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है कि एक तो सबसे पहले आप सीधा बोल सकते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो सीधी से वो वेजाइना के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, या तो इंसेमिनेशन करने में वो अनेबल है या स्पर्म काउंट कैसा है, लो है। तो उस कंडीशन के लिए एक और टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इस टेक्निक में क्या करेंगे? इस टेक्निक में सीमन को कलेक्ट करेंगे। अब आपको तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को सीमन कहा जाता है। इसको सीमन को कलेक्ट करेंगे और या तो किससे कलेक्ट करेंगे? या तो करेंगे हस्बैंड से। अगर वहाँ पे चांसेस नहीं है, आपको पता है कि वहाँ पे फेलियर के चांसेस सपोज करो ज़्यादा है, तो फिर किससे करेंगे? हेल्दी डोनर से करेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो हस्बैंड से लेंगे या हेल्दी डोनर से लेंगे।
और फिर उनको आर्टिफिशियली किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, फीमेल के वेजाइना के अंदर, उस फीमेल के जो जिसके जो यू कैन से इनफर्टाइल है। और प्रॉब्लम क्या है, इंसेमिनेशन की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट लो है, तो वहाँ आप जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, या तो वेजाइना के अंदर कर सकते हैं या सीधा यूट्रस के अंदर कर सकते हैं। अब यूट्रस के अंदर करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जिनके थ्रू जो चाइल्डलेस कपल है उनको इस तरह से मतलब दे यू कैन से इनेबल वी कैन इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। तो क्या क्या टेक्निक हमने बताई, हमने बात की इन विट्रो की, इन विवो की। इन विट्रो में हमने बात की टेस्ट ट्यूब बेबी की, लेकिन इससे पहले देखो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत सारी है, लेकिन क्या है कि ये जो टेक्निक्स है इनमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दीज रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। किस में प्रिसीजन, इसलिए वो दीज मस्ट बी हैंडल्ड बाई यू कैन से स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है, मतलब हाई प्रिसीजन की हैंडलिंग चाहिए, और कौन हैंडल कर सकता है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, इनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो भी कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो दो कारण देखो कि ये इतने ज़्यादा लोग इनको क्यों नहीं अडॉप्ट करते। तो पहला, एक तो इनमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा चाहिए एंड दिस मस्ट बी हैंडल्ड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। सेकंड, दिस इन्वॉल्व एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसलिए ये बहुत ही कम सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, फ्यू सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, जो है इंडिया की अगर हम बात करें। और इसका मतलब है कि उन्हीं लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगे जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम बात करते हैं स्पर्म काउंट की, अगर स्पर्म काउंट लो है या इतना लो है कि वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो है स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, डोनर से लेना पड़ेगा। तो इसलिए इमोशनली या रिलीजियस रीजन के कारण या सोशल रीजन के कारण इन चीज़ों के लिए बहुत ही कम लोग जो है वो मानते हैं। तो इसके कारण एक और मेथड है फिर, जिससे जो चाइल्डलेस जो कपल्स होते हैं उनको मतलब बनाया जा सकता है चिल्ड्रन वाले। कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज़ एडॉप्शन। अब एडॉप्शन क्या है, अब आप देख सकते हैं चाहे इनमें से कोई भी टेक्निक आप एडॉप्ट करो, मेन एम क्या है, द कपल्स आर इनफर्टाइल, मतलब उनके बच्चे नहीं हैं, तो केवल बच्चों के लिए ही ये सारी टेक्निक्स की जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या है, आपको पता है कि इतने सारे भारत में ऑर्फनेज हैं, ऑर्फन्ड बच्चे हैं या डेस्टिट्यूट बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया, और ये भी पता नहीं कि वो सरवाइव भी करेंगे अगर उनकी केयर ना हो, कि मेच्योरिटी तक अगर उनकी प्रॉपर केयर ना हो। तो अगर गवर्नमेंट परमिट करती है, गवर्नमेंट ने परमिट किया कि ऐसे बच्चों को जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं वो अडॉप्ट कर लें, और अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो नेचुरली बच्चों को भी पेरेंट्स मिलेंगे, और जो पेरेंट्स है जिनका एकमात्र मोटिव है कि उनके बच्चे हों वो भी पूरा हो जाएगा। तो अब मैं लास्टली इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं या जो कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, चाहे फिजिकल हो, कॉन्जेनिटल हो, डिजीज़ हो, ड्रग्स हो, इम्यूनिटी हो, इम्यूनोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल रीजंस हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और अब इन रीजंस को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं, और जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायग्नोज करते हैं और फिर करेक्टिव मेजर्स देते हैं, मतलब करेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। पर कई बार ये करेक्टिव
ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी क्या होता है, बच्चे नहीं होते, पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक्स जिन्हें कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इनमें हम या तो इन विट्रो की बात करेंगे और इन विवो की बात करेंगे। इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाएंगे बॉडी के बाहर, ऐसे एनवायरनमेंट में जो बॉडी की तरह हो, और फिर वहाँ से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ये टेक्निक यूज़ होती है, और उसमें क्या करते हैं, ओवम लेते हैं वाइफ से या डोनर से, और स्पर्म लेंगे या तो हस्बैंड से या डोनर से, फिर बाहर जो है टेस्ट ट्यूब में लैब कंडीशन में उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और जाइगोट बनाया जाता है, या तो जाइगोट को ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। या क्या करेंगे, उसको हमारे पास अगर मान लिया जाए 8 सेल से ज़्यादा हो तो उसको फिर यूट्रस में उसको डालना पड़ता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज IUT, मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अब क्या होता है, कई बार जो होती है कि फीमेल की बॉडी जो होती है वो केवल ओवम नहीं बना सकती, बाकी पूरी कंडीशंस अवेलेबल होती है। मतलब क्या कर सकती है कि वहाँ पे क्लीवेज हो सकती है, इम्प्लांटेशन हो सकती है, यूट्रस तैयार रहता है, बस एक ही प्रॉब्लम होती है ओवम। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब कि गैमेट कलेक्ट करेंगे, गैमेट क्या होगा, ओवम कलेक्ट करेंगे डोनर से, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो रिसिपिएंट होगा, जो चाइल्डलेस मदर होगी उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज गैमेट इन इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके अलावा क्या होता है, कई बार मेल्स जो होते हैं उनमें स्पर्म्स कैपेबल नहीं होता कि वो फर्टिलाइज कर सके, तो उस केस में कंडीशन की जाती है ICSI, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें सीधा स्पर्म जो है ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है लैब कंडीशंस में। अब कई बार जो मेल होता है वो क्या करता है, वो स्पर्म्स को इंसेमिनेट नहीं कर पाता, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना में नहीं पहुंचा पाता, या उसका स्पर्म काउंट लो होता है, तो वहाँ पे एक टेक्निक होती है, दैट इज़ AI। अब AI जो है, या तो उसको AI की फॉर्म में करते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट मतलब अगर वो इंसेमिनेट नहीं कर पाए या स्पर्म काउंट लो, तो या तो उसको IUI की फॉर्म में करते हैं। AI का मतलब है कि आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहाँ पे स्पर्म्स को डोनर से लेकर के सीमन को डोनर से लेंगे और वेजाइना के अंदर डाल देंगे। दूसरा IUI है, वहाँ पे सीमन को इकट्ठा किया और यूट्रस के अंदर वहाँ पे उसको पहुँचा देंगे। अब इन सब कंडीशंस की एक प्रॉब्लम होती है, एक तो ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हैंडल करनी पड़ती है और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल के द्वारा ये होनी चाहिए। साथ में क्या होता है कि इनमें जो पैसा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होती है और बहुत कम लोगों की रीच में होती है। तो एक गवर्नमेंट ने एक और मेथड दिया है कि जैसे अगर हम रिलीजियस या सोशल और इमोशनल कंसेप्ट के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से देखें, तो एडॉप्शन जो है वो बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनके माँ बाप ने छोड़ दिया होता है, या वो ऑर्फन होते हैं किसी अलग रीज़न के कारण, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो चाइल्डलेस पेरेंट्स है वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे अपनी मेच्योरिटी तक भी ना पहुंच पाते, अगर उनकी केयर नहीं हो, तो वो भी वहाँ तक पहुंच पाएंगे, और चाइल्डलेस कपल्स भी वो चाइल्ड बियरिंग कपल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो लास्ट चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको अब हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम केवल NCERT की एक्सरसाइज करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।